नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अजय कात्यायन। चूँकि ये हिंदी की क्लास है और हम लोग हिंदी का गेस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सब्जेक्टिव वीडियोस दिए हैं जिसमें हिंदी के संभावित प्रश्नों पर चर्चा किया गया है। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, विषयनिष्ठ पेपर आने वाला है। उसके बाद 2 हमने ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी दिया है हिंदी का, और यहाँ पर ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें आपके पाठ 9 से लेकर पाठ 12 और आगे भी बात करेंगे कि इससे संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सारा हम लोग करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। और यदि मेरा ये प्रयास आपके लिए अच्छा लगता हो तो ज़रूर वीडियो देखते समय ज़रूर लाइक कीजिए। आपका लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को वैसे स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें जो 12th के स्टूडेंट हैं और जो हिंदी में काफ़ी अच्छा 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ये नामवर सिंह एक लेखक है आपके, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, जीयनपुर में, आवाजपुर में, कमालपुर में और जमालपुर में। तो यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन करेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो जो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज जो निबंध है उसको किस निबंध से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से। प्रगीत और समाज के लेखक है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। ये एक पुस्तक नाम दिया गया है आलोचना त्रैमासिक, इसके प्रधान संपादक कौन थे, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। 20वीं सदी में प्रगतिकात्मक का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ, तो रोमांटिक उत्थान के साथ। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो ये देख सकते हैं पहले स्लाइड में हम लोगों ने कितने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए, कविता के प्रतिमान रचना है। कविता के प्रतिमान जो है ये किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की है, जय शंकर प्रसाद की है, रघुवीर सहाय की है या नामवर सिंह की है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है, तो प्रगीत और समाज जो है वो एक प्रकार का निबंध है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने नहीं लिखी है। इसमें से 4 पुस्तक के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह ने नहीं लिखी, तो तिरिच। ठीक है। मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। तो यहां पर एक अलग सा क्वेश्चन दिया गया है कि मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। तो शायद ये जो कविता है वो मुक्ति बोध का है। आप एक बार आंसर चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूं। आत्मकथा किस विद्या की रचना है, तो आत्मकथा जूठन। जो जूठन पाठ है वो एक प्रकार की आत्मकथा है। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, मेघदूत की। जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन जो पाठ है उसमें किस चीज का चित्रण हुआ है, राजनीतिक विडंबना का, ऐतिहासिक परिवेश का, शैक्षिक परिवेश का और सामाजिक विषमता का। तो जूठन में जो है वो सामाजिक विषमता का परिवेश हुआ है, क्योंकि जूठन पाठ है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनको चूंकि वो एक निचले तबके से आते थे, इस वजह से उनको बराबर समाज में बहुत ही आलोचना झेलना पड़ता था। तो इसमें सामाजिक विषमता का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है।
तो सलाम कहानी संग्रह के संग्रहकार है, कहानी संग्रहकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ 30 जून 1950 को। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार भी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जिस प्राथमिक स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ते थे उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है लेखक के पिताजी का है। चूंकि यह चैप्टर जूठन है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि का बस इतना ही कसूर था कि वो एक निचले तबके से आते थे, जिसकी वजह से जब वो स्कूल गए तो पहले दिन ही उसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसको झाड़ू पकड़ा दिया और बोला चलो पूरा क्लास साफ करो। तो पहले दिन बेचारा छोटा सा बच्चा क्लास साफ किया। दूसरे दिन जब वो छोटा सा बच्चा स्कूल में गया तो फिर से उस छोटे से बच्चे को उसने झाड़ू पकड़ा दिया, बोला चलो पूरा मैदान साफ करो। और वो छोटा सा बच्चा रोता हुआ सिसकता हुआ, सोचो कि उसका क्या कसूर है, बस उसकी छोटी सी जाति है। और ये किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। जाति धर्म जो समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट के रखता है। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वो जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ 1993 में, 1993 में। तो ये 20 नंबर तक क्वेश्चन थे। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगले कुछ और नए क्वेश्चंस पे। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी लेखन विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो एक प्रकार की क्या है? डायरी है। मलयज का पूरा नाम क्या था या मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म कब हुआ? तो मलयज का जो जन्म हुआ वो हुआ 1935 में, 1935 में। कौन सी रचना मलयज यज्ञ हो गया है? जो होना चाहिए। कौन सी रचना मलयज की है? तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही आंसर चुनना है। तो कौन सी रचना मलयज की है? एक चादर मैली सी, मौत मुस्कुराई, कविता के साक्षात्कार, है ना। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मलयज का। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? 26 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जख्म पर जो धूल है यह कविता को किसने लिखा है? तो मलयज ने लिखा है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर करेंगे कि 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो 1995 में जो परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ वो हुआ था किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और पूछ रहा है कि मलयज की रचना नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो न आने वाला कल, सदियों का संताप और बकलम खुद, ये तीनों में से कोई भी उनकी रचना नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 29 हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। 30 का ए हो जाएगा, 29 का ए। यथार्थ से ऐसे लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मलयज के द्वारा। तिरिच पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो तिरिच पाठ में शायद लेखक के पिताजी 55 साल के हैं। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 33 नंबर क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ। तो उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ 1 जनवरी 1952 को हुआ। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेबा परेबा जो है वो उदय प्रकाश की कृति है, कहानी संग्रह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है वो एक आधुनिक त्रासदी है।
इतवारी कॉलोनी संबंधित है किस पाठ से? तिरिच पाठ से। पंडित राम अवतार क्या थे? देखिए ध्यान समझना, पंडित राम अवतार एक प्रकार का वैद्य थे और ज्योतिषी भी थे, दोनों थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य थे। इसको ध्यान से समझ लेना। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से है। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी हैं? तो मास्टर नंदलाल जो है वो पलड़ा गांव के निवासी है, ये हो जाएगा। बैंक के पास किस पान वाली की दुकान थी? बुन्नू की दुकान थी बैंक के पास, ठीक है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब हम क्या हो? स्वतंत्र हो। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम है जिद्रू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया एक पाठ है, और उसमें इनका कहना यह है कि जो शिक्षा है और शिक्षा से इंसान सत्य की खोज कर सकता है, क्योंकि शिक्षा हमको किस चीज का माहौल दिलाता है? स्वतंत्रता का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्रू कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप को देखते हैं? जे कृष्णमूर्ति में। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा से लिया गया है। और अंतिम जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वो है जे कृष्णमूर्ति की। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया कि अपना जो गद्य पाठ था, 12 गद्य पाठ थे, उसके सारे एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए। आप एक बार ध्यान से देखिए कि यहां पर हम लोगों ने टोटल 9 से जो 12 किए उसमें टोटल 47 ऑब्जेक्टिव हमने किया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव और किया था। आप ध्यान से देखिए, पाठ 5 से 8 तक है ना, 40 ऑब्जेक्टिव किया। और उसके बाद फिर 1 से लेकर है ना, और कितने पार्ट तक? 1 से लेकर 4 पार्ट तक, उसमें 44 ऑब्जेक्टिव किए। तो 44 और 40 टोटल 84 ऑब्जेक्टिव। और 84 के बाद ये जो है वो आपका अभी मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया यहां पे, ये 47। तो 84 और प्लस 47, सॉरी 74 लिख दिए हैं। 84 और प्लस 47 टोटल आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 7 4 11 और 8 4 12 1 13, 131 ऑब्जेक्टिव कर लिए अभी तक हम लोग सिर्फ गद्य से। ध्यान रखना, गद्य से सिर्फ 131 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से पद का जो पाठ है जिसमें कविताएं हैं वो स्टार्ट होता है। 1 से लेकर 4 तक पाठ में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इसको हम लोग करके और क्लियर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद पाठ 1 से 4। पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग 1548 में इनकी मृत्यु मानी गई है। इनका जन्म इसलिए नहीं कि इनका जन्म के बारे में सही और निश्चित अनुमान नहीं है। जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? दर्पण से। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेम व्याख्यान काव्य परंपरा के कवि है। जायसी रचित पद्मावत किस भाषा में है? तो वज्र भाषा में, वज्र भाषा जिसे कहते हैं। कड़बक के रचयिता कौन है? तो कड़बक के रचयिता हमको लग रहा है कि कौन है? सूरदास है ना। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कड़बक उसके रचयिता कौन है? नहीं सॉरी, मलिक मोहम्मद जायसी ही कड़बक के रचयिता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि है। निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है?
भक्तमाला। भक्तमाला जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। इसमें प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास भी ब्रजभाषा के। सत्संग में किनकी अभिरुचि रहती थी? चूंकि सत्संग में तो तुलसीदास और सूरदास की दोनों की अभिरुचि थी, लेकिन यहां पर हम लोग सूरदास लिखेंगे। रंभाती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह लिया गया है सूरदास के पद से। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर पॉइंट पे चलेंगे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? दैन्य पद। साहित्य लहरी किसकी रचना है? 18 नंबर जो क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो इसमें भी हो जाएगा सूरदास। तो यहां तक ये क्वेश्चन हमने देख लिया, 1 से लेके 4 चैप्टर जो है पद का। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और 19 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा देखते हैं क्या है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को, है ना। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। गीतावली किसकी रचना है? अब यहां पे देख लेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा कि गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि है, इसीलिए कुछ लोग तुलसीदास पे आरोप भी लगाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ये 4 जो दिया गया है इसमें से दोहावली शायद तुलसीदास ने लिखा था, 23 नंबर का डी। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो 44 छंदों की यह रचना है हनुमान बाहुक, जिसको तुलसीदास नहीं लिखा है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास के दीक्षा हरि कौन थे? नरहरिदास। ठीक है, यहां तक कर लो 26 नंबर तक। फिर आगे बढ़ते हैं। नरहरिदास, उसके बाद 26 हो गया ना, 27। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस जो है याद रखना है कि एक प्रकार का महाकाव्य है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जो है वो किस काल के कवि है? तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि है। 29 का डी हो जाएगा। और कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार भी है तुलसीदास। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बीजक के रचयिता कौन है। यहां पर एक दिया गया है, तो बीजक के रचयिता हम लोग मान लेते हैं किसको? चूंकि ये प्रश्न मुझे खोजते हुए नहीं मिला, लेकिन हम एक गेस के मुताबिक कह सकते हैं कबीरदास। नाभादास किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर किस चीज का पुटक था? सी नंबर, मधुर्य भाव का पुट था। 33 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था क्या? वृंदावन। नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। 35 का सी हो जाएगा। भक्तमाला के रचयिता कौन है? नाभादास। नाभादास किस धारा के कवि है? सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गानु श्रावली धरे, किस पाठ से लिया गया है? तो ये 39 नंबर जो क्वेश्चन है ये लिया गया है 26 से, जिसको लिखा गया नाभादास के द्वारा।
और निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? कबीर दास जो थे निरक्षर थे, बाद में वो धीरे धीरे लिखने लगे कबीर, बस। तो बड़े ही ऐसा। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हमने कर लिया पद वाले पार्ट से 1 से 4 तक जो था। उसके बाद आगे भी और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद का पार्ट 1। अगला जो होगा उसमें हम लोग पूरे जो दिंगत भाग 2 का अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव वीडियोस करेंगे, जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उससे भी वीडियो करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, किताब के माध्यम से इसका रिवाइज कीजिए और इसी से अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियोज़ में मिलेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।